बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग का सेकंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक पढ़ चुके हैं, इसमें भी वही डिजीज़ेज़ हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ पढ़ चुके हैं, अभी हम एपिलेप्सी या फिर सीज़र से स्टार्ट करेंगे। एपिलेप्सी क्या है, ये जैसे कि आपको बताया गया है, हर स्लाइड में एक ना एक जो है लाइन ऐसी होती है जो कि एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट होती है। जैसे इसमें है कि सीज़र अगर व्हेन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर बीइंग रैपिडली फायर्ड, जब आपके ब्रेन में जो है बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। जैसे नॉर्मली हमारे ब्रेन में सिग्नल होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम करते हैं, लेकिन जब वो सिग्नल एबनॉर्मली हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वो पैदा होना, रैपिडली जो है वो फायर होना शुरू हो जाते हैं, इस कंडीशन को फिर हम सीज़र्स कहते हैं। सीज़र हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक है जनरलाइज सीज़र, एक है पार्शियल या फिर फोकल सीज़र। जनरलाइज सीज़र वो होते हैं जिसमें आपके पूरे ब्रेन में जो है वो सिग्नल रैपिडली फायर हो रहे होते हैं, मतलब जिसमें आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व है या आपका पूरा ब्रेन उसमें इन्वॉल्व हो चुका होता है। दूसरा जो है पार्शियल या फोकल है, तो उसमें आपके ब्रेन का कोई एक हिस्सा, कोई स्पेसिफिक एरिया जो है वो मुतासिर होगा। तो ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। इसकी अगर पैथोफिजियोलॉजी है तो पैथोफिजियोलॉजी में न्यूरॉन्स की वजह से ये होता है कि एक ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो एक्साइटेटरी होते हैं, जो किसी काम को करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऑन ऑफ हम कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा इनहिबिटरी न्यूरॉन, तो एक्साइटेटरी न्यूरॉन जो है वो किसी काम को करने के लिए या फिर एक्साइटमेंट के लिए यूज़ होते हैं, जबकि जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूटामेट है, तो ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जिसमें जो है वो रिलीज़ होता है, तो उसकी वजह से कोई भी काम हो रहा होता है। दूसरा जो है इनहिबिटरी न्यूरॉन है जो कि स्टॉपिंग का काम करते हैं या फिर किसी काम को रोकने के लिए जो है वो काम कर रहे होते हैं, जिसमें गाबा आता है, गेमा इम्यूनोबैक्टीरिक एसिड, ठीक है। तो ये दोनों जब एक दूसरे के बैलेंस में काम कर रहे होते हैं, जब एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी बिल्कुल सही रिलीज़ होते हैं तो सीज़र वगैरह या कुछ ऐसा नहीं होता। लेकिन जब इन दोनों में डिस्टर्बेंस आ जाती है, एक ज़्यादा और दूसरा कम हो जाता है, या फिर दोनों ये जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से सीज़र्स आते हैं। ये आपको पता होने चाहिए। जनरलाइज और फोकल सीज़र्स का बताया गया है। जनरलाइज या सीज़र जो है उसके दो टाइप्स है, पार्शियल और जनरल का मैंने बता दिया। फिर पार्शियली के उसके भी दो टाइप्स हैं, एक है सिंपल और एक है कम्प्लेक्स। और जनरलाइज के भी बहुत सारे वो आपको टाइप्स बताए गए हैं, एब्सेंस, माइक्लोनिक, टॉनिक क्लोनिक, और ये बताए गए हैं। सबसे पहले पार्शियल सीज़र की बात करें तो पार्शियल सीज़र जो है वो सिंपल पार्शियल का उसका जो पहला पार्ट है उसमें आपको सिर्फ सीज़र्स आते हैं, मतलब एक झटका वगैरह आता है, लेकिन उसमें बंदा ज़्यादा जो है वो उसका लॉस ऑफ कॉन्शियस वगैरह नहीं होता, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटैक्ट रहता है, उसको चीज़ों का पता चल रहा होता है। उसको बस कुछ चेंजेस आती हैं, जैसे कि उसको कोई स्मेल महसूस होगा, उसको कोई आवाज़ें सुनाई देगी, और उसको जो है ऑटोनॉमिकली वो जो है स्वेटिंग और फ्लशिंग, या फिर उसके जो प्यूपिल होंगे वो थोड़े से डायलेट हो जाएंगे। इसके अलावा जो है साइकिकली, मतलब दिमागी तौर पर उसको मतलब ड्रीम वगैरह ऐसा लग रहा होगा कि वो कोई ख्वाब देख रहा होगा, उसको जो है गुस्सा आ रहा होगा, या फिर उसको जो है डर लग रहा होगा, ठीक है। ये ज़्यादा ख़तरनाक वाले सीज़र नहीं है, बस कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। इसको हम ऑरा भी कहते हैं। ऑरा मतलब ये कि जो सर में दर्द होता है या फिर उस टाइम जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें महसूस होती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग सीज़र, तो फिर हम इसको सिंपल पार्शियल कहते हैं। दूसरा है कम्प्लेक्स पार्शियल। कम्प्लेक्स पार्शियल में जो है उसके बिल्कुल उल्टा है जो हमने अभी पढ़ा, कि इसमें आप एनवायरनमेंट से लॉस हो जाते हो, आपका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो ख़राब हो जाता है, आपको जो है कोई चीज़ याद नहीं रहती, एमनीशिया में चले जाते हो, आपको जो है ऑटोमेटिज़म हो जाता है। ऑटोमेटिज़म मतलब ये कि आपके हाथ पाँव खुद ब खुद मूव करने लगते हैं, आपको किसी चीज़ का जो है वो पता नहीं चल रहा होता कि आप क्या कर रहे हो, आपके हाथ पाँव इनवॉलंटरीली मूव कर रहे होते हैं। अच्छा जी, दूसरा है जनरलाइज। जनरलाइज के भी कुछ टाइप्स हैं, जिसमें टॉनिक सीज़र्स हैं। टॉनिक सीज़र में जो है वो
बॉडी बिल्कुल स्टिफ सख्त हो जाती है, ठीक है, बंदे को गिरने का चांसेस होते हैं। दूसरा है क्लॉनिक सीज़र। क्लॉनिक सीज़र में जो है जर्किंग मतलब झटके वगैरह लगते हैं एक साइड पे या फिर दोनों साइड पे बॉडी के, ठीक है। और नंबर 3 है एब्सेंट सीज़र। एब्सेंट सीज़र को पिटेट माल भी कहते हैं, मतलब ये उसका पुराना नाम है। ये ज़्यादातर बच्चों में कॉमन होता है, ठीक है, और बच्चों में जो है ये बहुत ही कम टाइम के लिए 3 से तकरीबन 20 सेकंड के लिए होता है, लेकिन उसमें जो है आपको वो घूर रहा होगा या फिर वो एक इतने सेकंड के लिए वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, बिल्कुल उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा, या फिर वो बिल्कुल हम कहते हैं ना जैसे लाइट चली जाती है तो बिल्कुल वो खामोश सा हो जाएगा 3 से 20 सेकंड के लिए, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट एक्टस मतलब इसके बाद जो होगा, जो सीजर्स के बाद होगा। नंबर 4 है टॉनिक क्लोनिक। टॉनिक क्लोनिक को जो है ग्रैंड माल भी कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट जनरलाइज टाइप ऑफ सीज़र है कि मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जो है लोगों पे जो सीज़र्स आते हैं उसमें ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। इसमें जो है ऑरा वगैरह, ऑरा जो सर दर्द वगैरह होता है वही होता है। इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाती है। इसमें जो है वो टंग वगैरह जो है मतलब जब भी किसी को ये सीज़र आते हैं तो उसके टंग बाइट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो अपने ज़बान को भी काट सकते हैं। इसके अलावा जो है उसके मुंह से सलाइवा और ब्लड वगैरह भी निकल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती है। ये तकरीबन 3 मिनट तक रहता है, 3 से 5 मिनट तक, लेकिन अगर 5 मिनट से ज़्यादा हो जाए या फिर बार बार वो झटके आने लग जाएं तो फिर वो आपने नोट कर देना है, और ये एक ख़तरनाक कंडीशन है कि अगर 5 मिनट से ज़्यादा किसी को ये झटके आ रहे हैं तो फिर वो आपने डॉक्टर के पास उसको लेके जाना है। इसके अलावा पोस्ट एक्टस है। पोस्ट एक्टस मतलब जो सीज़र के बाद जो सिचुएशन होते हैं कि वो जो है थोड़ा सा टायर्ड महसूस करेगा, थोड़ा सा उसके जो है मसल स्टिफ होंगे, उसको कुछ याद नहीं होगा, उसको जो है थकन महसूस होगी, नींद वगैरह नहीं आ रही होगी, तो ये सारी चीज़ें उसके बाद होती है। इसके अलावा एटॉनिक। एटॉनिक मतलब ये कि ड्रॉप अटैक्स होते हैं। इसमें जो है वो बंदा गिर भी सकता है, उसको हेड इंजरी भी हो सकती है, ठीक है, और उसको कुछ भी उस टाइम नहीं पता होता कि जब वो उसको मतलब आ रहे होते हैं, ठीक है। नंबर 6 मायोक्लोनिक है। मायोक्लोनिक में जो है बार बार झटके आ रहे होते हैं, क्विक जो है वो जर्किंग हो रही होती है। इसमें जो है स्पेशली मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, और पेशेंट यूजुअली अवेयर एंड कॉन्शियसनेस मतलब ये कि इसमें बंदे को पता होता है कि मुझे जो है वो झटके वगैरह लग रहे हैं, या फिर जो है वो कॉन्शियस होता है इस सिचुएशन में, और ये भी बहुत कम टाइम के लिए होता है, कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए ये मायोक्लोनिक रहते हैं। फिर इसके कुछ स्टेजेस हैं, सीजर के कुछ स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले प्रोड्रोमल स्टेज आता है। प्रोड्रोमल मतलब जो सीजर से पहले आपको क्या क्या चीज़ें महसूस होंगी कि आपका मूड चेंज होगा, डिप्रेशन, एंगर, और आपको जो है शायद नींद भी आ रही होगी, आपको जो है एंजाइटी होगी, यूरिनरी और ये जीआई इश्यूज़ होंगे। दूसरा है ऑरा। ऑरा जो है बिल्कुल सीजर के स्टार्ट में आपको ये चीज़ें महसूस होंगी, सर में दर्द और थकन वगैरह महसूस होगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है वो सडन वियर्ड स्मेल, आपको जो है कुछ मतलब बदबू आ रही होगी, या फिर आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा, या फिर आपको जो है एंजाइटी होगी, आपका जो है नज़र में मसला होगा, विजन आपका अल्टर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑरा में होते हैं, मतलब डिजीनेस वगैरह, चक्कर वगैरह आते हैं, आप बोल नहीं पाओगे, स्पीकिंग एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, हेलुसिनेशंस होती हैं, मतलब आपको ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होंगी जो मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये ऑरा में होता है कि स्टार्टिंग स्टेजेस में। अच्छा, इसके बाद है एक्टस। एक्टस मतलब जब वो आपको सीजर्स आ रहे होते हैं, जब आपको झटके लग रहे होते हैं, ये तकरीबन 1 से 3 मिनट तक होता है। आपने जो है वो स्पेशली अगर आप एक नर्स है और आपके सामने किसी को सीजर्स आ रहे हैं तो आपने उसके टाइम नोट करना है, स्पेशली उसमें कि मतलब कितने मिनट तक है, उस सिचुएशन में वो कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, उसको कुछ याद है या नहीं याद, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको उसमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा पोस्ट एक्टस है, मतलब सीज़र के बाद आफ्टर द सीज़र क्या होता है कि वो जब रिकवर होता है तो उसको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मसले हो सकते हैं, जैसे कि एब्सेंस, उसको जो है दिमागी तौर पर शायद वो थोड़ा सा एब्सेंट होगा, या फिर वो जो है एक्सट्रीमली टायर्ड महसूस करेगा, उसको जो है नींद आ रही होगी, कन्फ्यूज़ होगा, हेडेक वगैरह उसको महसूस हो सकती है।
नर्सिंग इंटरवेंशन बताए गए हैं। तो बिफ़ोर सीज़र आपने क्या क्या करना है, मतलब आपको पता है कि किसी पेशेंट को जो है वो सीज़र्स आ सकते हैं, तो आपके पास जो है सबसे पहले उसका सक्शन और ऑक्सीजन जो है बेड साइड पे रेडी होनी चाहिए। आपको जो मेडिकेशन देनी है आपने आईवी सीज़र्स के लिए, वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। पिलो वगैरह और बेड का जो है पोजीशन थोड़ा सा लो हो, और वो सारी चीज़ें जिससे बंदे को इंजरी हो सकती हैं या जिससे जो है उसको तकलीफ़ हो सकती हैं, वो आपने वहाँ से दूर हटाने। ड्यूरिंग सीज़र्स आपने क्या करना है कि आपने जो है पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसको जो है पेशेंट को आपने लेटा देना है आराम से एक साइड पे, और अगर वो जो है उसके साथ आपने ज़ोर वगैरह या खिंचाई नहीं करनी। इसके अलावा उसका जो है हेड और एक्सट्रीमिटीज़ का आपने ख़्याल रखना है ड्यूरिंग सीज़र के, उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, या आपने उसके मुंह में फिर कुछ नहीं देना ड्यूरिंग सीज़र कि वो जो है उसको चबा जाए या कोई और मसला हो जाए, या अगर कोई ऐसी चीज़ जैसे कि टूट सकती हैं जिसके आसपास पड़ी हुई हो, ठीक है, कोई ग्लास हो या कोई और चीज़ हो, ठीक है, या कोई टाइट क्लॉथिंग हो, तो वो आपने उसके कपड़े जो है थोड़े से खोल देने ताकि उसको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। और इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट जो लिखा हुआ है कि इसमें आपने सीज़र का टाइम नोट करना है कि कब स्टार्ट हुआ और कब वो ख़त्म हुआ। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपने उसमें ये नोट करना है कि ड्यूरिंग सीज़र पेशेंट ने कोई स्टूल या फिर यूरिन वगैरह तो नहीं पास किया, या फिर उसको सांस लेने में कोई मसला तो नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। इसके अलावा जो है वो आपने वही सीज़र का टाइम नोट करना है। इसके बाद अगर मतलब जब वो सीज़र उसका ख़त्म हो जाए, तो फिर आपने उसका कंडीशन नोट करना है कि उसको जो है थकन महसूस हो रही है, या फिर वो जो है नींद आ रही है, या किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, या उसके सर में दर्द है। ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी होगी। फिर आपने उसके मेंटेन एयरवे, मतलब सांस का जो है आपने ख़्याल रखना होगा कि वो सही से सांस ले, और ये वाइटल साइन वगैरह आपने देखना होगा, प्यूपिल्स, रिफ्लेक्सेस, और ये सारी चीज़ें आपने देखनी होगी। जी, नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, जिसको हम कहते हैं ईईजी। वो ये सीज़र के पेशेंट का करते हैं। इसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता, जैसे कि ईसीजी होता है, ये भी उसी तरह का प्रोसेस है, बस ये हेड का किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है वही इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगाए जाते हैं सर के ऊपर, और जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो पूरी की जाती है, या जो कंप्यूटर है उस पे आ जाती हैं, तो पता चल जाता है कि मसला कहाँ पे है, या कहाँ पे जो है वो एक्टिविटी ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो उससे फिर आसानी से पता चल जाता है। जब आप ये कर रहे हो किसी भी पेशेंट का, तो आपने उसको बताना है कि मतलब आपने इससे 8 घंटे पहले, ईईजी से 8 घंटे पहले कोई कैफ़ीन या कोई मतलब चाय वगैरह नहीं पीनी। इसके अलावा मतलब खाना खा सकते हो, लेकिन कैफ़ीन, जिस चीज़ में कैफ़ीन हो, प्रोडक्ट हो, वो आपने नहीं पीनी, या सिगरेट वगैरह। इसके अलावा आपने जो है वो उसका जो जिस एरिया से आप ईईजी कर रहे हो वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, उसके बाल वगैरह बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, और ताकि वो जो अटैचमेंट हो वो स्कार्फ के साथ, उसकी खोपड़ी के साथ सही हो। और इसमें जो है वही ईईजी कराते हैं, तो उसमें फिर स्लीप डिप्रिवेशन या फिर उसका पता चल जाता है कि जो मतलब अगर वो सो रहा है तो उसकी एक्टिविटी कैसी है, या अगर वो कोई काम कर रहा है तो उस तरह किस तरह की एक्टिविटीज़ आपको नज़र आएँगी। ईईजी से स्पेशली ब्रेन एक्टिविटीज़ का पता चल जाता है। अच्छा, ये कुछ आपको चीज़ें बताई गई हैं जिसकी वजह से सीज़र्स हो सकते हैं। स्ट्रेस, ट्रॉमा, ओवर एक्सर्शन, और पीरियड्स या फिर प्रेगनेंसी में फ़ीमेल की वजह से, मतलब फ़ीमेल के अंदर हो सकता है। स्लीप लॉस की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलनेस की वजह से हो सकता है। विजुअल डिस्टर्बेंसेस, और ये चीज़ें आपको महसूस होंगी, ठीक है। किसी मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, मेडिकेशन में क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, मतलब आप किसी सीज़र वाले पेशेंट को क्या मेडिकेशन या किस तरह उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। बारबिटूरेट्स वगैरह देते हैं टॉनिक, क्लोनिक और फोकल सीज़र में, ठीक है। इसमें जो है वो बारबिटूरेट्स क्या करते हैं कि गाबा रिसेप्टर जो होते हैं, जो इन्हिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं, और वो एक्टिविटी को वो बंद कर देते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट बताए गए हैं कि ड्राउज़ीनेस, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, आपके जो है मूवमेंट हो सकते हैं, कुछ डिस्टर्बिंग मूवमेंट हो सकते हैं कि हाथ-पाँव जो है वो खुद से मूवमेंट करना शुरू कर सकते हैं। और इसमें अगर कोई
रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो या कोई हाइपोटेंशन वगैरह हो रही है तो फिर आपने उसको नोट कर देना है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आता है। इसके अलावा बेंजोडाइज़ेपिन है, बेंजोडाइज़ेपिन जो है एब्सेंस सीज़र में दी जाती हैं, ये चीज़ें आपने नोट करनी है कि बारबिटूरेट कौन से सीज़र्स में देते हैं और बेंजोडाइज़ेपिन कौन से सीज़र्स में देते हैं। इसमें जो है वो डाइज़ेपम या फिर लोराज़ेपम वगैरह देते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस में, जो मतलब फ़ास्ट एक्टिंग है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये काम करते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स वही है कि ड्राउज़ी है, मतलब आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं, आपको जो है वो नींद आ सकती है इसके लेने के बाद, ठीक है। और इसके जो है आपको लीवर में ये आपके जाके कोई मसला कर सकते, लीवर में मसले कर सकते हैं, ठीक है। रिस्पायरेटरी डिप्रेशन या फिर जो है वो अचानक आपने इसको स्टॉप नहीं करना है, अगर आप किसी को दे रहे हो तो फिर आपने अचानक स्टॉप नहीं करना। और ये वाल्पोरेट्स या वेल्पोरिक एसिड भी आप दे सकते हो, ये आप किसी भी सीज़र में दे सकते हो, ऑल टाइप्स ऑफ सीज़र में आप दे सकते हो। एंड दैट्स ऑल अबाउट सीज़र्स। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ गैलियन बेरी सिंड्रोम, जिसको हम शॉर्ट में GBS भी कहते हैं। ये एक ऑटो इम्यून न्यूरो कंडीशन है जिसमें बॉडी अपनी न्यूरॉन्स को खुद ही अटैक करके उनको ख़राब कर देती हैं, तो इस कंडीशन को हम गैलियन बेरी सिंड्रोम कहते हैं। स्पेशली ये जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके न्यूरॉन्स को ख़राब करती हैं, उसमें जो माइलिन शीट होता है न्यूरॉन्स के ऊपर उसको अटैक करके उस माइलिन शीट को जो है वो ख़राब कर देती है। GBS का अगर आपको निमोनिक याद रखना है तो ग्रेजुअल ब्लॉकिंग ऑफ सेंसेशन, मतलब ये कि इसमें आपको सेंसेशन जो चीज़ें फ़ील होती हैं वो स्लोली ख़त्म होती जाती हैं, आपको चीज़ें फ़ील नहीं होती इसमें गैलियन बेरी सिंड्रोम में। इसमें जो है आपके पूरी बॉडी जो है वो स्पेशली अफेक्टेड होती हैं, आपको बताया गया है। और पैथोफिजियोलॉजी वही है कि इसमें जो हमारा माइलिन शीट होता है आपकी बॉडी के अंदर ऐसे एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं जो आके माइलिन शीट के ऊपर अटैक करते हैं और उस चीज़ को ख़त्म करते हैं, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी वही बताई गई है कि माइलिन शीट जो है वो ख़त्म हो जाता है। कॉजेज़ की अगर बात करें तो कॉजेज़ में या तो ये बैक्टीरियल या फिर वायरल कोई भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसमें जो है अगर किसी को अपर रिस्पायरेटरी इलनेस है या किसी को GIT का कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई का बताया गया है बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये मसले हो सकते हैं। वैक्सीन की वजह से भी हो सकता है, कोई सर्जरी की वजह से या HIV एड्स या किसी फ्लू इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं जिसमें सबसे पहला है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, AIDP जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है स्पेशली मतलब पैरालाइज स्टार्ट होता है, मतलब आपके हाथ पाँव जो है वो काम करना छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये पाँव से स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ जाता है। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ ये सबसे पहले जो है इसमें अफेक्ट करते हैं और फिर जो है वक्त के साथ साथ ये ऊपर की तरफ मतलब पाँव से ऊपर बॉडी की तरफ जाता है। दूसरा है मिलर फिशर सिंड्रोम। मिलर फिशर सिंड्रोम में जो है स्पेशली हमारे आइज़ अफेक्टेड होते हैं और ये फर्स्ट साइन है कि इसमें जो है आइज़ जो है वो पैरालाइज हो जाती हैं या फिर आइज़ जो है इसमें अफेक्टेड होती हैं। अच्छा, इसके साइन सिम्टम अगर देखें तो प्रिकलिंग या फिर टिंगलिंग, मतलब आपके नीडल जैसे आपको कुछ चुभ रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे फिंगर्स या फिर मेरे टोज़ में ऐसा जैसे बंदा आपको नीडल चुभा रहा हो, तो इस तरह आपको कुछ महसूस होंगी। मसल वीक हो जाएंगे, इसके अलावा आपके लेग्स के जो स्पेशली मसल्स होते हैं वो वीक हो जाएंगे और फिर वही वीकनेस जो है ऊपर बॉडी की तरफ जाएगी तकरीबन 24 से 72 घंटों के अंदर। इसके अलावा आप वॉक नहीं कर पाओगे, अनस्टेडी वॉकिंग होगी, आपको जो है आइज़ और फेशियल मूवमेंट्स में मसला होगा कि आप आइज़ ब्लिंक नहीं कर पाओगे, चीविंग नहीं कर पाओगे या बोलने में भी मसला हो सकता है और हाइपोटोनिया हो सकता है, रिफ्लेक्सेस आपके बिल्कुल गायब हो जाएंगे। इसके अलावा जो है ब्लैडर और बाउल कंट्रोल नहीं होगा, रैपिड हार्ट रेट होगा और सांस लेने में भी मसला, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग हो सकती है। इसमें जो है 2 हफ्ते के मतलब 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच जाता है। इन सीवियर केसेस ऑफ GBS द ऑटोनॉमिक
सिस्टम पैरासिम्पथेटिक एंड सिम्पथेटिक कैन बी अफेक्टेड। इसमें जो है आपकी पूरी बॉडी स्पेशली सिम्पथेटिक और पैरासिम्पथेटिक या फिर आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है। और इसमें भी वही साइन सिम्टम बताए गए हैं कि आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट नहीं होगा, ब्लड प्रेशर इश्यूज़ होंगे, कभी ज़्यादा कभी कम, या अर्थोस्टैटिक ब्लड प्रेशर होगा कि आप बैठे हुए हैं तो आप उठ गए तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। कार्डियक डिसरिथमिया हो सकता है, आपका जो है क्रेनियल नर्व उसमें ख़राब हो सकते हैं जिसमें आपका विजन प्रॉब्लम या फिर फेस पैरालिसिस या फिर सॉल्विंग और स्पीकिंग में मसले हो सकते हैं। ये इसके सारे उसके साइन सिम्टम बताए गए हैं। डायग्नोसिस की अगर बात करें तो डायग्नोसिस में आपको कोई भी स्टिमुलस दिया जाता है और वो आपके जो है देखा जाता है कि आपको वो चीज़ फ़ील होती है या नहीं, क्योंकि इसमें जो है आपका न्यूरॉन्स ख़राब है। तो अगर आपके न्यूरॉन्स ख़राब है तो आपको वो चीज़ इतनी आसानी से फ़ील नहीं होगी जो भी नीडल वगैरह है, लेकिन अगर सही है तो फिर आपको वो चीज़ें फ़ील होती हैं और ये कंप्यूटर पे स्पेशली देखा जाता है डायग्नोसिस में। लंबर पंक्चर किया जाता है। लंबर पंक्चर मतलब इसमें जो फ्लूइड लेते हैं लंबर से, ठीक है, उसमें जो है वाइट ब्लड सेल वगैरह लेते हैं, उसमें एक किस्म का प्रोटीन जो है वो ज़्यादा हो चुका होता है। अगर वो प्रोटीन ज़्यादा है तो उसकी मतलब इस बात की निशानदेही है कि हाँ इसमें जो है वो GBS है। और इसके अलावा जो आप लंबर पंक्चर करते हो तो फिर आपने ब्लैडर एम्प्टी कराना होता है और उसको साइड पे लेटाना, लेटरल पोजीशन में जो है आपने उसको लेटाना होता है। फिर उसके बाद आपने जो है वो मतलब जब आप फ्लूइड ले लेते हो तो फिर आपने उसको फ्लैट कर देना, उसको आपने सीधा लेटाना है और कोई भी फ्लूइड वगैरह देना है ताकि जो उसका CSF लॉस हुआ है वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ सके। इसके नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या है कि आपने उसका जो है रिस्पायरेशन और ब्लड क्लॉट्स और ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी अगर मतलब उसका जो है वेन का इन्फ्लेमेशन हो, हार्ट रिदम्स, ब्लड प्रेशर और ये जितने भी चीज़ें बताई गई हैं तो ये आपने नर्सिंग इंटरवेंशन में देखनी होती है। इसके अलावा आपने उसकी हेल्थ हिस्ट्री लेनी है। अगर उसको ये सिंड्रोम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ज़्यादा हो रहा है या पेशेंट की हालत ख़राब हो रही है तो वो आपने मॉनिटर करना है। और अगर जो है वो पैरालिसिस ज़्यादा हो रहा है, पैरेस्थीसिया ज़्यादा हो रहा है तो वो आपने नोट कर देना है। रिफ्लेक्सेस में अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो भी आपने नोट कर देना कि रिफ्लेक्सेस उसके सही है या फिर ख़राब हो रहे हैं। रिस्पायरेटरी स्टेटस के मतलब सांस सही ले रहा है, वेंटिलेशन उसकी सही है या नहीं, या फिर एयरवे मैनेजमेंट जो होता है, जो भी इक्विपमेंट आपको चाहिए होते हैं वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा उसका फेस मूवमेंट या फिर सॉल्विंग वगैरह आपने देखना होता है। पेन के लिए आपने उसको बार बार चेक करना होता है कि अगर उसको पेन है तो फिर आपने उसके मुताबिक उसको ट्रीट कर देना है। इसके अलावा उसकी इमोबिलिटी और ब्लड प्रेशर और ब्लड क्लॉट्स और ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। इनटेक और आउटपुट या इनपुट जो है जितने भी मतलब आप फ्लूइड दे रहे हो तो वो आउटपुट जा रहा है या नहीं जा रहा। इसके अलावा न्यूट्रिशन वगैरह आपने देखना होता है कि बाउल साउंड और ये कंस्टिपेशन तो नहीं है या फिर डायरिया या ये सारी चीज़ें। रेंज ऑफ मोशन देखना होता है कि सही तरीके से वो मूव कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। इसकी ट्रीटमेंट की जो है वो बात करें तो ट्रीटमेंट में भी हम प्लाज्मा फेरेसिस ये एक ऐसा मशीन है जिसमें जो है वो जितने भी एंटीबॉडीज़ GBS के ख़िलाफ़ बने हुए हैं या फिर आपके जो मतलब माइलिन शीट के ख़िलाफ़ जितने भी एंटीबॉडीज़ बनी हुई है तो प्लाज्मा फेरेसिस मशीन के ज़रिए उनको बॉडी से निकाला जाता है। इसके अलावा इम्यूनो सप्रेसर देते हैं जिसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस होता है। उसमें जो है वो ड्रग इम्यूरॉन और एज़ाथायोप्रिन का बताया गया है। और इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं जिससे थोड़ा बहुत जो है वो बेहतर हो सकता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द GBS। द नेक्स्ट डिजीज़ है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। न्यूरोलजिया जो है ट्राइजेमिनल नर्व, जैसा कि आपको पता है कि हमारे क्रेनियल नर्व्स है 12 पेयर्स, उसमें एक नर्व है जिसको हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें कोई मसला आ जाए, उसकी स्वेलिंग हो जाए, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर हम उसको ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया कहते हैं। इसके जो है 3 ब्रांचेज़ होते हैं। स्पेशली हमारा जो ट्राइजेमिनल नर्व है इसके 3 ब्रांचेज़ हैं। एक अपर
पोर्शन में जाता है, मतलब फेस के अपर वाले हिस्से में, एक मिडल वाले और एक लोअर वाले हिस्से में जाता है, ठीक है, जो कि ओरल कैविटी, ब्रेन और फेस को कंट्रोल करता है। फर्स्ट ब्रांच जो है इसका वो आईज़ में जाता है, या हमारे जो आई लेड होते हैं या फोरहेड होता है उसको कंट्रोल करता है। दूसरा जो है वो लोअर आई लेड, चीक, नॉस्ट्रिल और नोज़ वाले एरिया और लिप वाले एरिया को कंट्रोल करता है। जो थर्ड ब्रांच है वो हमारे लोअर जा, लोअर लिप और लोअर गम और इन चीज़ों को कंट्रोल करता है, जो कि मसल चिविंग और इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया जो है ये एक पेनफुल डिसऑर्डर है, वही उसी नर्व का, ट्राइजेमिनल नर्व स्पेशली फिफ्थ नर्व होता है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व। उसमें अगर पेनफुल डिसऑर्डर आ जाए, कोई मसला आ जाए, तो उस कंडीशन को हम ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया कहते हैं। इसमें जो है बहुत ज़्यादा फेशियल पेन होता है, मतलब फेस में जो है बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है तीनों इलाकों में, जहाँ पे 3 ब्रांचेज़ है, ठीक है, सारों में आपको दर्द महसूस होगा। और ये अगर आप इसके ऊपर कोई थोड़ा सा भी प्रेशर डालते हो अपने फेस के ऊपर, या टेम्परेचर मतलब ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से आपको वो दर्द महसूस होगा। कभी कभी ये दर्द यूनिलेटरल होता है, मतलब आपको एक ही साइड पे महसूस होता है, और इसमें जो है आप जो है वो मतलब आपके फेस के इनवॉलंटरी मूवमेंट भी कभी कभी स्टार्ट हो जाती है, मसल कंट्रैक्शन शुरू हो जाती हैं, तो फिर आपने उसमें नोट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सडनली आपकी आंखें बंद हो जाएगी, या आपका जो है माउथ एक तरफ चला जाएगा, ट्विच हो जाएगा, या फिर आप कोई और मसला हो जाएगा, फेस मसल ड्रॉप हो जाएंगे, तो इसकी वजह से जो है मतलब ये इसका एक क्या कहते हैं साइन सिम्टम है, तो फिर आपने ये नोट कर देना है, ठीक है। कॉजेज़ क्या है कि किसी भी क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से, या क्रॉनिक कोई मसला होगा जिसकी वजह से आपका ट्राइजेमिनल नर्व बार बार इरिटेट हो रहा है, ख़राब हो रहा है, या कोई डीजनरेटिव उसमें चेंजेस आ रही हैं, मतलब बार बार वो जो है वो बार बार डिस्टर्ब होके जो है वो ख़राब होता जाता है, तो उसकी वजह से ये मसला हो सकता है। या कभी कभी वास्कुलर प्रेशर की वजह से, कि मतलब आसपास जो है कोई स्वेलिंग हुई है किसी आर्गन की, या कोई और मसला है जिसकी वजह से उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा होता है, तो उसकी वजह से ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया हो सकता है। ये जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, किस किस वजह से ये ट्रिगर हो सकता है, किस किस वजह से ये ज़्यादा हो सकता है। शेविंग की वजह से ज़्यादा हो सकता है, या आप बार बार अपने फेस को टच कर रहे हो उसकी वजह से, या आप खाना खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, या ब्रश जो है वो टीथ ब्रश कर रहे हो, या बातें कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपके वो मसल्स या आपके जो न्यूरॉन्स है वो बार बार यूज़ हो रहे होंगे, तो इसकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा हो सकती है, ये दर्द ज़्यादा हो सकता है। साइन सिम्टम वही है कि आपको दर्द महसूस होगा, आपको जो है कभी कभी एक साइड पे जो है वो महसूस होता है, आपको खाना खाने में मुश्किल होती है, और आपको जो है वो लेक्रिमेशन ज़्यादा होती है, मतलब आंसू ज़्यादा आते हैं, जो स्पेशली उससे लेक्रिमल ग्लैंड जो हमारे होते हैं, तो उससे बार बार पानी आ रहा होता है। इसकी हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें सर्जरी की जाती है, जो माइक्रोवास्कुलर डीकम्प्रेशन है, मतलब जो भी अगर उसमें कोई मसला है तो उस मसले को सर्जरी के ज़रिए ठीक किया जाता है। या गेमा नाइप रेडियो सर्जरी है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रेडिएशंस यूज़ होती हैं ट्राइजेमिनल नर्व के ऊपर, ठीक है, तो उसकी ज़रिए से वो किया जाता है। रिजॉटमी है, रिजॉटमी जो है उसमें नर्व फाइबर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो ये इसके सर्जरी के ट्रीटमेंट है। इसके अलावा मेडिकेशन है, तो मेडिकेशन में एंटीस्पेज़मोडिक एजेंट्स देते हैं, जो कि मसल रिलैक्सेंट्स है, जो कि मसल को रिलैक्स कराते हैं। बोटॉक्स इंजेक्शंस देते हैं, ठीक है, जो कि पेन को कम करने में हेल्प करता है, और स्पेशली जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है उसमें जो है वो हेल्प करते हैं बोटॉक्स इंजेक्शन। नर्सिंग इंटरवेंशन या नर्सिंग मैनेजमेंट में वही है कि आपने उसके पेन का ख्याल करना होगा कि पेन उसको ज़्यादा ना हो, उसको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। इसके अलावा उसको जो मतलब कॉटन पैड्स या फिर रूम टेम्परेचर का आपने देखना होता है कि जो भी जब भी वो फेस वॉश कर रहा है तो आपने उसका कॉटन पैड देने, ताकि फेस के ऊपर जो है वो ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। उसके हाइजीन का ख्याल रखना होगा, और उसको जो है ऐसे फूड देने होंगे जो फ्लूइड हो, मतलब जिसमें उसको ज़्यादा चबाना वगैरह ना पड़े, ठीक है, ताकि उसके फेस के ऊपर प्रेशर ना पड़े, तो वो आसानी होगी उसको। एंड दैट्स ऑल अबाउट द ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। नेक्स्ट जो डिजीज़ है दैट इज़ पार्किंसन डिजीज़।
पार्किंसन डिजीज़ आपने पढ़ा होगा कि ये भी एक न्यूरो डिजीज़ है, मतलब ब्रेन का एक डिसऑर्डर है जिसमें स्पेशली हमारा मूवमेंट जो है वो ख़राब हो जाता है। ग्रेजुअली आपके मूवमेंट जो है उसमें ख़राब हो जाते हैं, आपके मसल्स इसमें अफेक्टेड होते हैं। इसमें जो है हमारा डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो है, जहाँ से आपका डोपामीन रिलीज़ होता है, स्पेशली ये हमारे ब्रेन में एक जगह होते हैं जिसको हम कहते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा। अब पेपर में ये भी आ सकता है कि डोपामीन कहाँ से रिलीज़ होता है ब्रेन में, दैट इज़ सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो ये एक जगह है जहाँ से डोपामीन रिलीज़ होता है। तो पार्किंसन डिजीज़ में उसी जगह पे जाके जो है वो इफ़ेक्ट होता है और वही जगह ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से डोपामीन नहीं रिलीज़ हो पा रहा, डोपामीन बहुत कम रिलीज़ होता है या बिल्कुल रिलीज़ ही नहीं होता, तो इसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया डोपामिनर्जिक न्यूरॉन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं डोपामीन, जो कि आगे जाके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर डोपामीन रिलीज़ नहीं होगा तो फिर वो एसिटाइलकोलिन की वो ज़्यादा होती हैं, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अगर एसिटाइलकोलिन ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए डोपामीन आएगा, लेकिन अगर डोपामीन नहीं है तो एसिटाइलकोलिन पे ज़्यादा काम करेगा, जिसकी वजह से हमारे मसल कंट्रैक्टेड रहते हैं। और डोपामीन नहीं होगा तो वो कंट्रैक्शन को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए कोई होगा नहीं, तो इसीलिए वो जाके आगे मसले करते हैं और इस कंडीशन को हम पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। इसमें जो है आपके मसल ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा वो मूवमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं और उसमें जो है ट्रिमर्स वगैरह, कभी कभी झटके वगैरह भी महसूस होते हैं। साइन सिम्टम वही है कि आपको ब्रेडिकाइनेसिया होगा, मतलब मूवमेंट बहुत कम होगी, आप मूव नहीं कर पाओगे, मसल जो है आपके रिजिड होंगे, बहुत सख्त होंगे, चलने फिरने में मसला होगा, ट्रिमर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसमें साइन सिम्टम वही बताए गए हैं। इसमें जो है वही पेशेंट एबल टू मूव, मतलब उसमें आपके मूवमेंट ख़राब हो जाती हैं, ट्रिमर्स और पिल रोलिंग, आपके जो है हाथ पाँव में मसले आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप मूव नहीं कर पाओगे। इसके अलावा आपके जो एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं वो स्टिफ़ हो जाएंगे, मतलब आप उसमें जो है बिल्कुल सख्त हो जाएंगे, मूवमेंट नहीं कर पाओगे। एकाइनेसिया होगा, एकाइनेसिया मतलब इनएबिलिटी टू मूव द मसल वॉलंटरीली, आपके मसल्स आपके इख्तियार में नहीं होंगे कि आप उसको वो करें, मूव करें या फिर उसको कंट्रैक्ट रिलैक्स करें। अच्छा, कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ हो सकती हैं कि मतलब उसमें आप जो है वो हाथ पाँव या आपके हाथ पाँव आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, जैसा आप करना चाहते हैं तो वैसा नहीं होगा और वो ख़ुद ब खुद या तो कंट्रैक्ट होंगे या फिर ख़ुद ब खुद थोड़ा बहुत मूवमेंट कर रहे होंगे, जो कि सही नहीं है, ठीक है। इसमें आपको जो है चीविंग में मसला होगा, सॉल्विंग, स्पीकिंग और इन सारी चीज़ों में मसला होगा, स्पीच में स्पेशली बोलने में मसला होगा। नर्सिंग इंटरवेंशन में वही है कि सेफ्टी इश्यूज़ का हमने ख्याल रखना होगा, उनको हमने जो है थोड़े लो हील वाले शूज़ देने हैं ताकि उसको चलने फिरने में जो है वो तकलीफ़ ना हो, ताकि वो गिर ना जाए। रबर शूज़ आपने उसको नहीं देने, जो भी रबर सोल वाले शूज़ होते हैं। इसके अलावा बैलेंस आपने देना है कि उसका जो है पोजीशन आपने ऐसा रखना है कि वो बैलेंस में रहे, उसको आपने जो है वो एजुकेट करना है, उसका डायरेक्शन जो है वो आपने मूव करना है। अगर वो चल फिर रहा है या कोई एक ही जगह पे वो पड़ा हुआ है तो आपने उसका डायरेक्शन चेंज करना है। उसके जो है हाथ पाँव मूवमेंट में आपने हेल्प करनी है, आपने उसको जो है स्पेशली लेग के मूवमेंट में आपने हेल्प करना है कि अगर वो जाना चाहता है कहीं तो आपने उसको चलने में हेल्प करनी है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द पार्किंसन डिजीज़। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है अल्ज़ाइमर डिजीज़। अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ में जो है ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें स्पेशली आपके ब्रेन अफेक्टेड होते हैं और जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, मतलब जो ज़हनियत या फिर जो यादाश्त वगैरह होती हैं वो बंदे की ख़राब हो जाती हैं। इसमें जो है इम्पेयर्ड थिंकिंग, मतलब जो सोचने समझने की सलाहियत होती है बंदे के अंदर, वो ख़त्म हो जाती हैं। मेमोरी लॉस हो उसको कुछ याद नहीं रहता, मेमोरी कम्प्लीटली लॉस हो जाती हैं। उसका बिहेवियर भी कुछ अजीब सा हो जाता है, कम्प्लीटली ख़राब हो जाता है। और स्पेशली जो मतलब इसमें जो हम मेनली एक वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस, ठीक है। तो इसमें अल्ज़ाइमर में मेमोरी लॉस होता है। कॉजेज़ इसके
अननोन है, मतलब कोई ख़ास कॉज इसका नहीं पता कि किस वजह से होता है। लेकिन कभी कभी एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइलकोलिन की कमी की वजह से भी हो सकता है, सोमेटोस्टेटिन की कमी की वजह से भी हो सकता है, या सब्सटेंस पी या फिर नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन जो हार्मोन होते हैं उसकी वजह से भी ये हो सकता है। या बार बार किसी को सर पे चोट लग रही हो, बार बार जो है वो उसका हेड ट्रॉमा रिपीट हो रहा हो तो उसकी वजह से, या कोई क्रोमोसोम में स्पेशली 14 और 21 क्रोमोसोम पे अगर किसी को मसला है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम का कोई बच्चा है तो उसको ये अल्जाइमर डिजीज़ हो सकती है। और इसके अलावा बीटा अमाइलाइड प्रोटीन जो है, अगर वो आपके बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाए, जो कि ख़तरनाक प्रोटीन है, तो उसकी वजह से भी अल्जाइमर हो सकता है। जैसे कि अल्जाइमर के पेशेंट के टेस्ट में अगर आपको ये प्रोटीन बढ़ा हुआ मिला तो ये इस बात को जो है पॉजिटिव करती हैं कि हाँ इसको अल्जाइमर डिजीज़ है। साइन सिम्टम वही है कि मेमोरी लॉस, और इसमें जो है जैसे नॉर्मली हम रोज़मर्रा के काम करते हैं तो उसको वो भी नहीं पता होगा कि वो कैसे करते हैं, तो स्लोली वो भी ख़राब हो जाता है। लॉस ऑफ विजन होता है, कोऑर्डिनेशन वगैरह उसकी बॉडी की मुकम्मल ख़त्म हो जाती हैं। उसको कभी कभी चीज़ें पहचानने में भी मुश्किल होती हैं कि ये चीज़ किस लिए इस्तेमाल होती हैं। वो किसी मसले को हल नहीं कर सकता, या फिर जो है वो जो है उसको टाइमिंग में मसला होता है कि दिन को रात और रात को दिन बोल रहा होता है, या फिर उसको जो है बोलने में मसला होता है, मूड उसके बार बार चेंजेस होते हैं। स्टेजेस इसके वही है कि बार बार जो है मतलब अल्जाइमर के जो स्टेजेस होते हैं, माइल्ड स्टेज में क्या होगा कि वो आपके क्वेश्चन को रिपीट करेगा, या फिर जो नॉर्मली काम होते हैं हमारे डेली टास्क होते हैं उनको नहीं कंप्लीट कर पाएगा। मॉडरेट में अगर चला जाए तो फिर उसकी मेमोरी लॉस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं, उसको चीज़ें नज़र आने लगती हैं जो कि बिल्कुल रियल नहीं होती, हेलुसिनेशन जिसको हम कहते हैं। सीवियर अल्जाइमर में जो है वेट लॉस होता है, और खाने पीने में, स्वॉल्विंग में उसको मसला होता है। इसका अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो रेगुलर एक्सरसाइज और प्रैक्टिस मेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं, इसके अलावा स्मोकिंग को अवॉइड करते हैं, हेल्दी डाइट वगैरह लेते हैं, और यही अल्जाइमर डिज़ीज़ का जो है वो ट्रीटमेंट आप इस तरीके से, या फिर उसका जो मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं। ट्रीटमेंट तो इसकी कोई ख़ास नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन डैमेज एंड अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, मतलब हमारे जो ब्रेन है कभी कभी जो है वो उसकी स्टेट में डिफरेंस आ जाती हैं, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस मतलब अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस एंड एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड ऑप्टिमली टू वन एनवायरनमेंट, मतलब आप अपने एनवायरनमेंट को सही तरीके से जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप बिल्कुल कॉन्शियसनेस हो, आप बिल्कुल अवेयर हो अपने एनवायरनमेंट से, आपको चीज़ों का पता चल जाता है, तो आप कॉन्शियस में हो, मतलब आप कॉन्शियसनेस हो, ठीक है। आपके जो उसमें ब्रेन सही काम कर रहा होता है। इसके अलावा कॉन्शियसनेस से अनकॉन्शियसनेस की तरफ कैसे जाते हैं वो आपको कुछ स्टेजेस बताए गए हैं। जैसे स्टेजेस कॉन्शियसनेस से तो आप बिल्कुल सही हैं, कन्फ्यूज्ड है तो आप थोड़ा सा सही से सोच नहीं पाओगे, थिंकिंग आपकी इम्पेयर होगी। अपटेंडेड है, अपटेंडेड में क्या होता है कि आप जो है जो नॉर्मल सेंसेशंस होती हैं, जैसे कि आपको चीज़ें फ़ील होती हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर होंगी, आपको चीज़ें सही से फ़ील नहीं होंगी। और इसके अलावा स्ट्यूपर्स है, स्ट्यूपर में जो है आप आधे बेहोश और आधे होश में होंगे, सेमी अनकॉन्शियसनेस होंगे। और इसके अलावा कोमाटोज़ है, कोमाटोज़ में जो है आप कंप्लीटली अनकॉन्शियस होंगे, आपको किसी भी चीज़ का पता नहीं चलेगा। तो ये कुछ स्टेजेस है, और ये स्टेजेस याद होने चाहिए। कॉन्शियसनेस या पहला जो स्टेज है दैट इज़ कॉन्शियस, फिर कंफ्यूज, अपटेंडेड, स्ट्यूपर और कोमाटोज़। अल्टर कॉन्शियसनेस की बात करें तो अल्टर कॉन्शियसनेस वही है कि आपको कोई चीज़ नहीं फील हो रही सही से, या आपका जो होश का लेवल है वो ख़राब हो चुका है, तो उसको हम अल्टर कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसमें जो है कुछ स्टेजेस आती हैं, जैसे परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट है, लॉक्ड इन सिंड्रोम है, और ब्रेन डेथ है। सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। इसमें जो है ब्रेन इंजर हो जाते हैं, सीवियर ब्रेन इंजरी की वजह से होते हैं। इसमें जो है आइज़ ओपन होते हैं, वाइटल साइन भी नॉर्मल होते हैं, लेकिन कोई दिमागी काम वो नहीं कर सकता, बस वो वाइटल साइन उसके नॉर्मल है और आइज़ ओपन है। अगर कोई बंदा इस सिचुएशन में है तो उसको, उस सिचुएशन को हम परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं। दूसरा है लॉक्ड इन सिंड्रोम। लॉक्ड इन सिंड्रोम में जो है ब्रेन डेथ, या जो है ब्रेन मुकम्मल तौर पर
जो है स्पेशली ब्रेन स्टेम वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। बंदा जो है ना ही वो बोल पाता है ना ही वो मूव कर पाता है, ठीक है। सिर्फ वो क्या करता है, आइज़ को ब्लिंक करता है, आइज़ को ओपन एंड क्लोज करता रहता है और उसको चीज़ें समझ आ जाती हैं लेकिन किसी को जवाब नहीं दे पाता और उसके सिर्फ आइज़ से वो जो है वो ब्लिंक करता है। इसके अलावा ब्रेन डेथ है। ब्रेन डेथ में जो है सीजेशन एंड इरिवर्सिबिलिटी ऑफ ऑल ब्रेन फंक्शन, मतलब जितने भी काम हम अपने ब्रेन से करते हैं वो सीज़ हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं कि वो वापस सही नहीं होते। और इसमें आपका ब्रेन स्टेम भी जो है वो इंक्लूड होता है। मतलब ब्रेन डेथ हो गई तो फिर कम्प्लीटली बंदा जो है वो मतलब एक मरने वाली सिचुएशन है, तो इसको हम कहते हैं ब्रेन डेथ। इसके अगर कॉजेज़ की बात करें तो कुछ स्ट्रक्चरल चीज़ें होती हैं, जैसे कि ब्रेन के स्ट्रक्चर में कोई मसला आया, ट्रॉमा हुआ, कोई वास्कुलर डिजीज़ है, कोई कैंसर है, न्यूप्लाज्म या कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती है। दूसरा मेटाबॉलिक कॉज है, जैसे कि इस्कीमिया है या हाइपोग्लाइसीमिया है या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है या कोई टॉक्सिसिटी है, तो इसकी वजह से ब्रेन में चेंजेस आएंगी और उसकी वजह से ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेटस में बंदा जा सकता है। इसके अलावा साइकोजेनिक कॉज है, मतलब ये कि बंदा बिल्कुल बेहोश है, उसको कोई चीज़ की होश ही नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस उसकी नहीं है, तो वो जो है उसको ये मसले हो सकते हैं। या परफ्यूजन फेलियर है कि मतलब उसको ब्रेन को जो है ब्लड नहीं मिल रहा। हमारे ब्रेन में जो है 15% बॉडी का जो उसको ब्लड चाहिए होता है, लेकिन अगर ब्लड की कमी आ गई ब्रेन में तो इस्कीमिया होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसकी वजह से ये सारे मसले हो सकते हैं। असेसमेंट और डायग्नोज में जो है वो मेंटल स्टेटस देखते हैं, क्रेनियल नर्व्स देखते हैं, सेरेब्रल फंक्शन देखते हैं कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन है बॉडी के अंदर या नहीं है। इसके अलावा रिफ्लेक्सेस देखते हैं, मोटर और सेंसरी फंक्शन देखते हैं और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो यूज़ करते हैं। आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें उसमें देखते हैं, तो फिर उसके ब्रेन एक्टिविटी का उसमें पता चल जाता है। ग्लासगो कोमा स्केल आपने पढ़ा होगा, ये आपको बताया गया है कि जो है मुख्तलिफ हिसाब से उसको हम नंबर देते हैं, ठीक है। अगर उसमें जो है बंदा थोड़ा सा उसको कोई मसला है तो शायद 15 में से उसके 13 नंबर आ जाएं, अगर ज़्यादा है तो 9, 8, 9 तक आएंगे और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर मसला है तो फिर वो 3 से 8 आएंगे। लेकिन अगर 3 आया तो फिर वो सब में नॉन है, मतलब वो किसी भी चीज़ में आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो फिर हम उसको डेड कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके हम कुछ वो देखते हैं, बॉडी बैलेंस देखते हैं, डिसर्बिरेट और डिकॉर्टिकेट, जिसमें जो है वो अंदर की तरफ अपने हाथ पाँव को मूव करते हैं और कुछ बाहर की तरफ मूव करते हैं। तो ये इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।